जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ताकि आने वाला एग्ज़ाम के लिए आपका अच्छा से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पंचायती राज से जितना भी क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम आज कवर कर लेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। तो स्थानीय स्वशासन से जो है निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना होता है। उसके बाद है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था। तो वह किया था लॉर्ड रिपन। संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है। तो वह किया गया है भाग 9 में। भाग 9 में जो है पंचायतों का उपबंध किया गया है। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित है। तो वह है पंचायतों एवं नगर पालिका। उसके बाद है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया था। तो वह किया गया था 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया था। तो वह किए थे राजस्थान के नागौर जिले में किए थे। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था जो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करता है। तो वह करता है अनुच्छेद 40 के तहत जो कि नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। यह भाग 4 में आता है। आगे की पंचायत के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उपबंध है। यह है अनुच्छेद 243 से 243 के न तक वर्णित है। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो वह किया गया है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया है। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया था। तो वह बना दिया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। उसके बाद है पंचायत किस सूची का विषय है। तो पंचायत जो है यह राज्य सूची का विषय है। पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ था। तो वह हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था 1956 में। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो ये दिए थे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे की सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था। तो वह किए थे 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे। तो 1957 में। पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि लोकतांत्रिक विविधीकरण की योजना किसने प्रस्तुत किया था। तो वह किए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन से सम्मिलित है। तो वह है ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर। याद रखिएगा 3 स्तरीय में कौन कौन है। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति ने किन त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। तो ग्राम पंचायत का, ग्राम समिति का और जिला परिषद का। ये याद रखिएगा किनसे है। तो ये बलवंत राय मेहता से त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन कौन है। तो ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। तो यह किया गया था राजस्थान में। कहाँ? नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में। आगे की किस समिति ने पंचायतों के द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो वह किया था अशोक मेहता समिति ने। कब? 1977 में। आगे की विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम ना होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो वह किया था अशोक मेहता समिति ने। आगे की अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी। तो वह किया था जिला परिषद का और मंडल पंचायत का। अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में किन 2 स्तरों की सिफारिश किया था। तो वह किया था जिला परिषद का और मंडल पंचायत का। क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो वह है 20 लाख से अधिक।
73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो वह रखा गया है 11वां अनुसूची में रखा गया है। पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो वह किया गया है 5 वर्ष। पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है 1/3 स्थान, यानी 1/3 स्थान प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? तो वह 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा समाप्त किया गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय सम्मिलित हैं? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में जो है 29 विषय सम्मिलित है। पंचायतों से संबंधित डॉक्टर BGK राव समिति का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1985 में। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 ने क्या सिफारिश की थी? तो यह पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की और राज्य वित्त आयोग का गठन और पंचायती को करारोपण का अधिकार देना। आगे की LM सिंघवी समिति की स्थापना कब हुआ था? तो LM सिंघवी की समिति का स्थापना जो था 1986 में हुआ था। उसके बाद देखिए कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वह दिया गया था लक्ष्मी मल समिति के और PK थुंगन समिति 1988 के तहत। आगे की पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था? तो वह दिया गया था PC नरसिम्हा राव के द्वारा, यह कार्यकाल के समय दिया गया था। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायतों का चुनाव जो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायतों के निर्वाचन संबंधित निर्णय कौन करता है? तो वह करता है राज्य सरकार। संथामन समिति किससे संबंधित है? तो संथामन समिति जो संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान तथा उनके वितरण की समीक्षा से संबंधित है। उसके बाद देखिए सादिक अली समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो सादिक अली समिति जो है क्या सुझाव दिया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव दिया था। किसने? तो सादिक अली समिति ने। उसके बाद देखिए कि पंचायत संबंधित समितियाँ कौन कौन सा समिति आया था, कब आया था और रिपोर्ट कब आया था? जैसे बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय लाए थे, इसका गठन कब हुआ था? तो 1956 में, इसका रिपोर्ट 1957 में आया था। सादिक अली का गठन जो हुआ था यह 1964 में, और अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय लाए थे और इसका गठन 1977 में, और इसका रिपोर्ट कब आया था? तो 1978 में। उसके बाद है GVK राव समिति का गठन हुआ था 1985 में, इसका रिपोर्ट आया था 1986 में। LM सिंघवी समिति जो आया था यह इसका गठन हुआ था 1986 में, और थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। गाडगिल समिति का गठन हुआ था 1988 में। उसके बाद देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण के बारे में, तो इसमें देखिए कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया तथा पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सकने पर विधेयक समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए कि पुनः प्रधानमंत्री PV सिंह ने सरकार ने यानी 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के कारण साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। फिर देखिए PC नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिक मामले पर विचार किया गया और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अतः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 में यह अस्तित्व में आया। तो यह तीसरी बार प्रयास किया गया, उसके बाद यह आया। उसके बाद है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 243 के क में है ग्राम सभा का उल्लेख है। पंचायतों के वित्तीय मामले की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, यह अनुच्छेद 243 के ज में किया गया है। पंचायतों का गठन एवं उनकी संरचना त्रिस्तरीय का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 243 के ख से और अनुच्छेद 243 के ग में। करा कि पंचायतों में अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो यह अनुच्छेद 243 के डी में है, डी या घ बोल सकते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो करता है राज्यपाल करता है। संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1993 में। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है? तो वह है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में पंचायतों के 4 स्तर के क्या नाम है? तो वह है ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद और जिला परिषद है। तो पश्चिम बंगाल में कितने स्तरीय है? तो 4 स्तरीय है। उसके बाद है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? यह 1993 में जोड़ा गया था। पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? यह किया गया संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों संगठित करने का निर्देश देता है? तो वह देता है अनुच्छेद 40। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कौन पंचायतों की संरचना के
बात अब उपबंध करने की अधिकृति है तो वह है राज्य का विधानमंडल के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो वह किया गया है अनुच्छेद 243 के जी में या 243 के 6 में कह सकते हैं। पंचायतों की शक्तियां प्राधिकारों का उत्तरदायित्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो वह है अनुच्छेद 243 के 6 में। उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन के बारे में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान के बारे में। पहला है कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटें के आरक्षण के लिए। उसके बाद है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरित करने के लिए और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। उसके बाद है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करने के लिए किया गया है। 73वां संविधान संशोधन में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए पंचायतों के विषय जो कि 29 विषय है, यह कौन कौन सा है तो इसका जो हम स्क्रीनशॉट है इसको आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसे मुख पढ़ देते हैं। जैसे कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन, चकबंदी जिसे कहते हैं, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दूध व्यवसाय और कुटीर पालन, मत्स्य उद्योग। और उसके बाद देखिए कि सामाजिक वाणिज्य और फार्म की, लघु वन उत्पत्ति और लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, खादी या कुटीर उद्योग और ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, सड़क, पुल, तटो, जलमार्ग, अन्य संचारण, ग्रामीण विद्युत का विस्तारण, गैर परंपरागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण। तो ये सब जितना है, पुस्तकालय, सांस्कृतिक, बाजार और मेले, स्वास्थ्य, शौचालय। उसके बाद परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, सामाजिक कल्याण और मानसिक रोगी, कमजोर वर्ग के समृद्धि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, सुरक्षा। तो ये 29 विषय पंचायत के लिए संबंधित है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर आगे है कि ग्राम सभा कहलाती है। तो ग्राम सभा क्या कहलाती है? किसी ग्राम की निर्वाचन नामवाली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह को ही ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम पंचायत से क्या आशय है? तो ग्राम सभा की कार्यकाली संस्था। उसके बाद है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? तो वह करता है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य करता है। निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप से दृष्टिगत जो है तो पंचायती राज व्यवस्था में है। उसके बाद है क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य करता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में कितनी जनसंख्या में या जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है? तो वह 20 लाख से कम से कम 20 लाख। आगे की स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो वह बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यह मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में किया गया था। 3 महानगरों मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके या किसको दी गई है? तो यह राज्य विधानमंडल को दिया गया है। पंचायतों का निर्वाचन किस विधि से कराया जाता है? तो पंचायतों का निर्वाचन जो कराया जाता है वह प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का। प्रथम अधिवेशन की तिथि से दिया गया है। किसी पंचायत सदस्य के निर्वाचन की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसका आयु जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन आयोग होने पर। उसके बाद देखिए राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग में है कि राज्य वित्त आयोग उपबंध है। यह अनुच्छेद 243 के 6 में वर्णित है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करता है? तो यह करता है 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे देता है? तो यह राज्यपाल को देता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही ज्ञापन व सिफारिशों किसके समक्ष पेश करता है? तो यह राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करता है। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश देता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में और राज्य द्वारा वसूले गए कर, शुल्कों, पथ कर तथा फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण का संबंध में बताता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की नीति, आयोग की संरचना और नियम आदि का अबंध या उपबंध करता है। वह करता है राज्य विधान मंडल करता है। उसके बाद देखिए राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो यह अनुच्छेद 243 के ट में है।
निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो करता है राज्यपाल करता है, जबकि पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है राज्य विधान मंडल के पास है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से पद से हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से। आगे की पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो पंचायतों का चुनाव का निर्णय जो करता है राज्य सरकार करता है। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह संवैधानिक निकाय है। उसके बाद है कि यह उपवन की पंचायतों के चुनाव संबंधित विवाद के विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 243 के न में वर्णित है। उसके बाद देखिए जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है तो वह अनुच्छेद 243 के ड में वर्णित है। जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में लागू नहीं है। करा कि कहाँ है जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जो है यह यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 और खंड 2 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व से ही जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र में जहां पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। उसके बाद देखिए एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो वह है आंध्र प्रदेश। ऐसे कौन सा राज्य है जिन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 243 के ड में के अनुसार पंचायत चुनाव कितने वर्ष की अवधि में कराए जाते हैं? यह कराया जाता है 5 वर्षों में। अनुच्छेद 243 के अड़ में जो है और 3 के ख के अंतर्गत पंचायतों के भंग होने के कितने माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है? तो यह 6 माह के अंदर। उसके बाद है कि किस अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदान या प्रदत्त करता है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधित विधान में वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 243 के अड़ खंड 4 के ख में। वे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायती अर्थात केवल ग्राम पंचायत का ही यह को अपनाया गया है? तो वह है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। कराए वह कौन सा राज्य है जहां एक स्तरीय पंचायती राज है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। तो ये राज्य को याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पीसा यानी कि 1996 में आया था, तो इसके बारे में तो यह अनुसूचित क्षेत्र विस्तारित अधिनियम 1996 में पेशा क्या क्या प्रावधान बनाए गए थे? तो इसमें क्या किया गया था? तो सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को लागू होने के पूर्व ग्राम सभा का स्वीकृति लेनी होगी। उसके बाद ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में खनन आदि के लाइसेंस प्राप्त हो सकेंगे। उसके बाद है कि सभी ग्राम सभाओं को अपने परंपराओं, सांस्कृतिक, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़ों आदि को सुलझाने व रक्षा करने का अधिकार होगा। उसके बाद देखिए ऐसे राज्य जहां एक स्तरीय जनजाति परिषद है किंतु वहां पंचायतों का गठन नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायत का क्या नाम है? तो ग्राम पंचायत, तालुक समिति और जिला परिषद। उसके बाद द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में। उसके बाद देखिए स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जाता है? तो जन स्वच्छता का प्रावधान और जन उपयोगी सेवाओं का यह अधिकार। उसके बाद है कि भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो वह 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए हैं। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है राज्य सूची में। पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है? तो यह प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। उसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त करने का पात्र हो सकता है? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। करा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त कर सकता है? तो किसी भी परिवार के वयस्क व्यक्ति या वयस्क सदस्य प्राप्त कर सकता है। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन है? तो राष्ट्रीय प्रासर सेवा है। आगे की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने या संपादित करने के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह होता है ग्राम पंचायत की। सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था? तो वह थे राजीव गांधी। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध रोक सकता है या कर सकता है? तो वह है अनुच्छेद 243 के ट में। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? तो वह है कुल का 1/3 भाग। आगे के स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। उसके बाद देखिए कि पंचायती राज व्यवस्थाओं एक पदसोपनिक
संरचना ना होकर किसी प्रकार की व्यवस्था या किस प्रकार की व्यवस्था है, तो यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। और विकास में जन भागीदारी की व्यवस्था है। उसके बाद देखिए ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज का नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था, तो यह पंचायती राज जो किया गया था महात्मा गांधी के सुझाव पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार के योग बनना होता है। किस प्रकार के स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक अंतलेख काम हो गया है, तो वह हो गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय क्या क्या है, यह लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रित रखना, जनजाति उप योजनाओं पर नियंत्रित रखना और राज्य सरकार द्वारा प्रदान या प्रदत्त कार्य करना। उसके बाद देखिए कि त्रिमूलन लोकतंत्र में या लोकतंत्र से क्या संबंधित है, यह है पंचायती राज पद्धति से। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है, तो जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपने में से एक। उसके बाद है कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष बनने का प्रावधान कौन करता है, तो यह करता है संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। उसके बाद है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्षेत्र पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या नगर पालिका, जिसे नगरीय स्वशासन भी कहा जाता है। नगर पालिका को कानून रूप का दर्जा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन 1989 प्रस्तुत किया, जो कि राज्यसभा में पास ना हो सका, वह थे राजीव गांधी। उसके बाद देखिए कि वह स्थान जिसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, एक या अधिक जिले समाविष्ट है और जो 2 या अधिक नगरपालिका या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के परियोजनाओं के लिए अधिसूचना प्रदान महानगर क्षेत्र के रूप में दृष्टि करते हैं, इसे कहलाता है महानगर क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह अनुच्छेद 243 के द के अंतर्गत आता है। संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध का उपबंध कर रोक सकता है यानी कर सकेगा, तो वह अनुच्छेद 243 के या और कम है। संविधान के किस भाग में नगरपालिका के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो यह भाग 9 के क में किया गया है। आगे की किन अनुच्छेद के तहत नगरपालिका का वर्णन है, तो यह अनुच्छेद 243 के त से 243 या 6 तक वर्णित है। उसके बाद देखिए नगरपालिका का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा उपबंधित किया गया है, यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ब्रिटिश शासनकाल में नगरीय शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण जिसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी कहाँ मिलता है, यह मद्रास नगर निगम 1688। आगे की किस अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि नगरपालिकों में प्रवेश किया था, तो वह 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भाग 9 के क के अंतर्गत नगरपालिका में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। नगरीय स्वशासन हेतु 74वें संविधान संशोधन द्वारा किन त्रिस्तरीय नगरपालिका का गठन किया गया था, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अनुमोदित किया था। नगर पालिका हेतु 74वें संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वह किया गया था पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नगर पालिका के सदस्य का चुनाव किस विधि से होता है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है, तो कुल स्थान का 1/3 भाग होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 243 के नाम है। राज्य विधानमंडल किन को नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाने के लिए उपबंध बना सकती है, तो वह है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य को। उसके बाद देखिए कि नगर प्रशासन विषय के संबंध में प्रावधान हेतु संविधान में किस अनुसूची का सृजन किया गया है, यह किया गया है 12वीं अनुसूची के द्वारा। नगर पालिका का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से कितने वर्ष निर्धारित होता है, यह होता है 5 वर्ष तक। नगर पालिका के गठन व संरचना के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 243 के थ व 243 के द। उसके बाद देखिए नगर पालिका
के गठन से संबंधित तथ्य के बारे में। जैसे त्रिस्तरीय शासन में प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन होगा। नगर पंचायत का गठन वहाँ होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों में होगा। नगर निगम का गठन बड़े नगरों में होगा और ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसमें राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी या क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं होगा। उसके बाद है कि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है, तो वह 18 विषयों पर। नगर पालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। वार्ड समिति के गठन के लिए किस नगर पालिका का जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, यानी किसी नगर पालिका की जनसंख्या जो है कितनी होनी चाहिए, तो 3 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। वार्ड समितियों का गठन किस प्रकार होता है, तो प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर होता है। भारत में कितने प्रकार के नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है, तो यह 8 प्रकार के किया गया है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 8 प्रकार के नगर निकायों के नाम बताएं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह, न्यास और विशेष उद्देश्य एजेंसी। उसके बाद देखिए राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र या लघु शहरी क्षेत्र अथवा विविध शहरी क्षेत्रों किन कारकों के आधार पर भी निर्देशित कर सकती है, तो क्षेत्र की जनसंख्या पर, जनसंख्या घनत्व पर, अर्जित राजस्व पर, आर्थिक महत्व पर, गैर कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत पर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो नगरपालिका से संबंधित है कब प्रभाव में आया था, तो यह 1 जून 1993 को आया था। उसके बाद देखिए अनुसूची 12 जो नगरपालिका विषय जिसमें कितना है 18 है, तो कौन कौन सा विषय इसमें है, तो इसका हमें स्क्रीनशॉट दे देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। वैसे इसमें क्या क्या है, तो नगरीय योजना और भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, सड़क एवं पुल, घरेलू उद्योग एवं वाणिज्य परियोजना, लोक स्वास्थ्य सफाई, कूड़ा कचरा और अग्निशामक, नगर विनिक पर्यावरण संरक्षण और समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण और गंदी बस्ती का सुधार, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधा जैसे पार्क होना चाहिए, उद्यान, खेल के मैदान, सांस्कृतिक शैक्षिक सौंदर्य पक्ष और शव गाड़ना, शव दहन करना, दाहिक क्रिया, शमशान और विद्युत शवगृह, कांची हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का विनिर्माण करना, जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी और जन सुविधाएं जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, जन सुविधा सम्मिलित होगा। वाद्यशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का भी निर्माण होगा। उसके बाद देखिए कि किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया है, यह 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा करा कि यदि किसी नगरपालिका का विघटन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन होंगे। अतः पुनः निर्वाचन नगरपालिका की समय विधि कितनी होगी, तो वह शेष बची हुई अवधि तक, ना कि 5 वर्ष के लिए। नगरपालिका अधिनियम 1916 यानी संशोधित के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचनों के द्वारा, जबकि अपने नगर में क्षेत्रों के वार्डों के निर्वाचक में से एक। आगे कि किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है, तो वह है संबंधित राज्य का राज्यपाल। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार किया गया वर्णित क्या है, तो जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो और जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। आगे कि कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुलित करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है। आगे कि क्या स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में तथा राज्य के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूर्ति करने के लिए संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है या नहीं, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे कि यदि कॉलेज या विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद को चुने जाने का इच्छुक है तो उसके नामांकन की क्या शर्त होगी, तो उसका नाम मतदान सूची में सम्मिलित होना चाहिए। उसके बाद देखिए राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है, तो राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होता है। आगे की यानी जिले के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करने एवं जिला स्तर पर विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने का कार्य किसका है, यह जिला योजना समिति का है। जिला योजना समिति का गठन एवं इनके संबंधित प्रावधानों का उपबंध कौन करेगा, तो राज्य विधान मंडल करेगा। जिला पंचायत और नगर पालिका के कितने सदस्य जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, तो ये 4/5 सदस्य चुने जाते हैं।
आगे की प्रत्येक महानगरीय क्षेत्रों में विकास योजना के प्रारूप को कौन तैयार करता है? यह करता है महानगरीय योजना समिति करता है। नगर पालिका के निर्वाचन सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही कितने सदस्यों को महानगर योजना समिति के लिए चुने जाएंगे? तो 2/3 सदस्य। नगर निगम में 3 प्राधिकरणों के क्या नाम है? तो वह है परिषद। आगे की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है, जिसे मेयर कहा जाता है। परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित किया गया है, तो अस्थायी समिति का गठन किया गया है। परिषद और अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो नगर निगम आयुक्त होता है। छोटे शहरों एवं कस्बे के प्रशासन के लिए कौन सी संस्था स्थापित होता है? तो वह होता है नगर पालिका। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि में स्थापित किया गया है, तो नगर निगम। छावनी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में 2019 देश में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? तो यह है 62। छावनी परिषद के गठन का क्या उद्देश्य है? तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए। आगे की नागरिक जनसंख्या के आधार पर छावनी बोर्ड के कितने कोटियों में विभाजित किया गया है? तो यह 4 कोटियों में विभाजित किया गया है। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। नगर पालिका कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन से संस्था है? तो अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्था 1927 के तहत। नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र 1967 के तहत। क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन नियम केंद्र जो है 1968 के तहत। उसके बाद देखिए शहरी स्थानीय निकायों के पास राजस्व के क्या क्या साधन है? पहला है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व, तीसरा है अनुदान, चौथा है हस्तांतरण और 5वां है कर्ज। उसके बाद देखिए जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होंगे? तो वह 20 या 5 होगा। आगे की भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो वह अनुच्छेद 243 के जेड से डी तक। आगे की उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है या किया जाता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना समिति का गठन प्रावधान है? यह अनुच्छेद 243 के जेड से ई तक। उसके बाद है कि महानगर योजना समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजना। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का पदेन सदस्य कौन होता है? तो वह होता है मेयर। अनुच्छेद 243 के झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्वलोकन करके यह उपबंध कहाँ उल्लिखित है? यह अनुच्छेद 243 के म में उल्लेखित है। उसके बाद देखिए सहकारी समितियाँ में क्या है? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत प्रदान किया गया है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का वर्णन है? तो यह भाग 9 के बी में है। उसके बाद देखिए कि किन अनुच्छेद में सहकारी समितियों को उपबंधित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243 या से ज तक किया गया है। आगे की सहकारी समिति में निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो वह हो सकती है 21। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1904 में। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो वह माना जाता है एफ निकोलसन को। आगे की बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में। कब हुआ था? 1939 में। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो यह यूरोप से मानी जाती है। सहकारी समिति की साधारण सभा की वार्षिक बैठक कितने दिनों में आयोजित किया जाता है? तो वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर। आगे की सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 1 स्थान आरक्षित किया गया है। सहकारी समिति में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2 सीटें आरक्षित है। राज्य विधानमंडल सहकारी समिति का नियम और समापन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत उपबंध निर्मित कर सकेगा? तो वह अनुच्छेद 243 या और झ के तहत। भाग 9 यानी भाग 9 के ख में वर्णित सहकारी समिति के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होगा? तो वह अनुच्छेद 243 के य से ध में। सहकारी समिति का उपबंध संविधान की समवर्ती सूची में वर्णित है, यानी कहाँ वर्णित है? तो यह राज्य सूची में 32वें नंबर में वर्णित है। उसके बाद देखिए कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, तो इसमें सहकारी समिति विधेयक द्वारा संविधान में 3 परिवर्तन किए गए थे। पहला है कि विधेयक द्वारा सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार बनाया गया। दूसरा है कि सहकारी समितियों की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 43 के ख सिद्धांत में सम्मिलित किया गया। सहकारी समिति के लिए नए भाग यानी भाग 9 के ख व अनुच्छेद 243 के य से ज तक इसका सृजन किया गया। उसके बाद देखिए सहकारी समिति को नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया अनुच्छेद 43 के ख में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सहकारी समिति को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 के ग में किया गया, यानी 19 के 1 के ग में किया गया। सहकारी समिति के निर्देशक बोर्ड के सदस्य एवं पदाधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष निर्वाचन की तिथि से। सहकारी समिति का
अंकेक्षण रिपोर्ट कहाँ पेश किया जाता है? यह किया जाता है राज्य विधानमंडल के पटल पर। आगे की सहकारी समिति के निर्देश बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारी का चुनाव का उपबंध है। यह है अनुच्छेद 243 से या से तक में है। तो आज हम टोटल पढ़ें किसके बारे में? तो पंचायती राज के बारे में। तो इसमें जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन था आपको हम कवर करा दिए हैं। तो जो भी वीडियो को पूरा देखे होंगे तो उनको यह पंचायती राज से सारा प्रश्न कवर हो गया होगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।